हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स की इस क्लास में डिस्कस करेंगे 15 एमसीक्यूज। तो आज हमारी ये 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज थी ये कंप्लीट होती है फार्मास्यूटिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और ये होगा पार्ट 10। और अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि थियोरी क्लासेस भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं और एमसीक्यूज तो हमारे रेगुलर चलते ही रहेंगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो करानी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ हैमर मिल द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन इज मेनली। इन हैमर मिल के अंदर जो मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन का वो मेनली किसकी वजह से? कटिंग, इम्पैक्ट, एट्रिशन या फिर कंप्रेशन। और आंसर हो जाएगा इसका इम्पैक्ट। तो मेन मैकेनिज्म साइज रिडक्शन का हैमर मिल के अंदर होता है इम्पैक्ट से। तो हैमर मिल क्या करती है? पार्टिकल साइज को रिड्यूस करती है। और हैमर मिल के अंदर क्या होता है? बहुत तेज हाई स्पीड से रोटेशन होता है हैमर्स का। हैमर्स मतलब हथौड़ा। और बहुत फास्ट ऐसे हैमर मटेरियल को स्ट्राइक करता है, बार बार टकराता है, जिससे इम्पैक्ट होता है। शैटर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं पार्टिकल्स, टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल साइज में, जो कि पास होता है देन स्क्रीन ऑफ डिजायर्ड मैश साइज, जो कि पार्टिकल साइज जितना छोटा हो जाता है वो मैश साइज से, जितना मैश साइज हमें चाहिए उतने से उसको वो पास हो जाता है। और ये इफेक्टिव है फाइब्रस एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए। तो कभी अगर क्वेश्चन ये आएगा कि हैमर मिल किन मटेरियल्स के लिए यूजफुल होता है, तो इफेक्टिव होता है फाइब्रस और एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए। कटिंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो कटिंग है, कटिंग में नाइफ मिलता है, हैमर नहीं होता है ना। एट्रिशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल एक्सटेंट बट नॉट द मेन मैकेनिज्म। ये छोटे मटेरियल्स के लिए या कम मटेरियल्स के लिए ठीक है, लेकिन मेन मैकेनिज्म इसका ये नहीं है। कंप्रेशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यूज किया जाता है रोलर मिल में, हैमर मिल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज रनर मिल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। जो एज रनर मिल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कटिंग पे, कंप्रेशन एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट ओनली या फिर शेयरिंग ओनली। तो आंसर हो जाएगा इसका कंप्रेशन एंड एट्रिशन। तो जो एज रनर मिल है वो बहुत हैवी मैट, जो हैवी व्हील्स हैं वो उसमें अंदर होते हैं, ठीक है, रोलर्स लगे होते हैं, वो रोटेट होते हैं अपने ही स्टेशनरी बेड पर। तो अपने ही स्टेशनरी बेड पर रोटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसके नीचे जो मटेरियल आ रहा है वो क्या हो रहा है? क्रश हो रहा है। तो क्रश होने को बोल रहे हैं हम कंप्रेशन, और ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड को बोलते हैं हम एट्रिशन, ठीक है, बिटवीन द व्हील्स के बीच में। अब मान लो ना भाई कोई टायर चल रहा है, एक ही जगह घूम रहा है, तो उसके नीचे जो हुआ वो कंप्रेशन और एट्रिशन हुआ बिटवीन व्हील्स एंड पैन और व्हील्स के बीच में। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? वेट ग्राइंडिंग के लिए, ध्यान रखना है आपको ये बात। ऑइंटमेंट बेसिस के लिए, और एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स के लिए। ओके, कटिंग यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके कोई शार्प एज नहीं होते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग डोमिनेट करता है इसमें। इम्पैक्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट हाई स्पीड इनफ, इतनी हाई स्पीड इसमें नहीं होती है कि उन पार्टिकल्स को ब्रेक कर सके। और शेयरिंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मिनिमल शेयरिंग होती है। शेयरिंग में मेन फोर्स तो कंप्रेशन और एट्रेशन ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस विद। जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो बढ़ जाता है विद किसके साथ? डिक्रीज इन फिल्टर एरिया, इंक्रीज इन विस्कोसिटी, इंक्रीज इन फिल्टर एरिया, या फिर इंक्रीज इन केक रेजिस्टेंस। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन फिल्टर एरिया। तो देखो, अगर डार्सीज लॉ के अगर डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग हम समझे तो डार्सीज लॉ शो करता है फिल्ट्रेशन रेट को। फिल्ट्रेशन रेट इसके अकॉर्डिंग डार्सीज लॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एंड फिल्टर्ड एरिया अपॉन विस्कोसिटी इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ये डार्सीज लॉ है। इसमें इसका कहने का मतलब है कि अगर फिल्ट्रेशन एरिया बढ़ेगा तो जो गिवन प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, और वही था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फिल्टर एरिया। डिक्रीज इन फिल्टर एरिया नहीं होगा, क्योंकि लोवर्स द फ्लो रेट। अगर फिल्टर एरिया को हम कम कर देंगे तो जो फ्लो रेट है वो भी कम हो जाएगा। भाई आप इतनी सी छन्नी में कुछ छान रहे हो, वो जल्दी फिल्टर होगा या फिर जो बड़ी सी छन्नी में आप छानोगे? बस सिंपल थॉट।
इंक्रीज इन विस्कोसिटी, इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज फिल्ट्रेशन। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक तरफ पानी छान रहे हो, एक तरफ आप क्रीम को छान रहे हो, तो जल्दी कौन छानेगा, सोच लो। तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो फ्लो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। इंक्रीज इन केक रेजिस्टेंस, थिक और लेसर परमिएबल केक डिक्रीज द फ्लो रेट। अगर केक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई, अगर यहाँ पर जो फिल्टर कोन है, जो फिल्टर पेपर है, उस पर अगर आपकी कोई केक रेजिस्टेंस हो गया, तो भाई जो ऊपर से आप फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हो जिस भी सोल्यूशन का, उसका फ्लो रेट भी कम हो जाएगा क्योंकि एक रुकावट आ जाएगी। नेक्स्ट है द ड्राइंग प्रोसेस इन विच मॉइस्चर इज रिमूव्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज। ड्राइंग प्रोसेस इन विच मॉइस्चर, जो ड्राइंग प्रोसेस हो रहा है, तो ड्राइंग प्रोसेस को हम किस मतलब मॉइस्चर को रिमूव करना है अंडर हाई प्रेशर, तो कौन से प्रोसेस से आप करेंगे। तो ड्राइंग प्रोसेस इन विच मॉइस्चर इज रिमूव्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ड्राइंग प्रोसेस है जिसमें मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जा रहा है अंडर हाई प्रेशर, उसको कौन सा प्रोसेस कहा जाएगा। स्प्रे ड्राइंग कहा जाएगा, वैक्यूम ड्राइंग कहा जाएगा, ट्रे ड्राइंग कहा जाएगा, या फिर फ्लूइडाइज्ड ड्राइंग कहा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऐसा ड्राई प्रोसेस जिसमें मॉइस्चर को रिमूव किया जा रहा है बहुत हाई प्रेशर के साथ, आंसर हो जाएगा वैक्यूम ड्राइंग। तो वैक्यूम ड्राइंग आप लोगों ने, अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट, कोई तो नहीं, यहाँ पे सही फार्मेसी के स्टूडेंट है, हो सकता है आप लोगों ने लैब में परफॉर्म भी किया हो। तो वैक्यूम ड्राइंग रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वैक्यूम ड्राइंग में क्या हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो बहुत मिनिमम कर दिया जा रहा है, बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जा रहा है, ताकि ड्राइंग अकर्स एट लोअर टेम्परेचर, ताकि लोअर कम से कम टेम्परेचर पे ड्राइंग हो सके। आइडियल फॉर हीट रेजिस्टेंट या हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, जैसे कि विटामिन्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, इनके लिए यूज़ किया जाता है वैक्यूम ड्राइंग प्रोसेस। स्प्रे ड्राइंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमाइज अ लिक्विड इनटू हॉट एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या हो रहा है, जो लिक्विड है उसको एक हॉट एयर के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ड्राई किया जाता है, इसको बोलते हैं रैपिड ड्राइंग, नॉट वैक्यूम ड्राइंग। ट्रे ड्राइंग भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको किया जाता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट के प्रेशर पे या फिर कम से कम प्रेशर पे इसको नहीं किया जाता है। सो स्लाइटली रिड्यूस प्रेशर, इसमें हल्का सा प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, जो कि कन्वेंशनल ड्राई प्रोसेस है। फ्लूइडाइज्ड वेस्ट ड्राइंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यूज किया जाता है हॉट एयर टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स, क्योंकि हॉट एयर को पार्टिकल्स को सस्पेंड करने के लिए यूज किया जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग में, इसीलिए इसका आंसर है हमारा वैक्यूम ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट रेट पीरियड इन ड्राइंग रेफर्स टू। जो कांस्टेंट रेट है, जो कांस्टेंट रेट पीरियड है ड्राइंग में, जो ड्राइंग प्रोसेस है, वो क्या बताता है, रेफर्स टू व्हाट। मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम इंटीरियर, इवेपोरेशन ऑफ सरफेस मॉइस्चर, ड्राइंग ऑफ बाउंड मॉइस्चर, या फिर नो मॉइस्चर लॉस। तो कांस्टेंट रेट पीरियड ड्राइंग में क्या बताता है, तो कांस्टेंट रेट क्या रहता है, इवेपोरेशन ऑफ सरफेस मॉइस्चर। तो कांस्टेंट रेट पीरियड में ड्राइंग के अंदर बताता है इवेपोरेशन ऑफ सरफेस मॉइस्चर। देखो, ड्यूरिंग द कांस्टेंट रेट पीरियड, इस कांस्टेंट रेट पीरियड के टाइम पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट पीरियड के टाइम पे क्या हो रहा है, जो फ्री सरफेस वाटर है, वो इवेपोरेट हो जा रहा है एक स्टेडी रेट से, एक कंटिन्यूस एक रेट से, बाय हीटिंग एंड मास ट्रांसफर कंडीशन, हीट से और मास ट्रांसफर की कंडीशन में। जब आफ्टर सरफेस मॉइस्चर इज डिप्लीटेड, जैसे ही सरफेस मॉइस्चर वहां से खत्म हुआ, ड्राइंग एंटर्स द फॉलिंग रेट पीरियड। तो उसके बाद जब मॉइस्चर एकदम खत्म हो गया, उसके बाद जो मटेरियल है वो सूख गया है और वो फॉलिंग रेट पीरियड में आ गया है। ठीक है, मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम द इंटीरियर, इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ये डोमिनेट करता है फॉलिंग रेट पीरियड में, नॉट द कांस्टेंट रेट पीरियड में। बाउंड मॉइस्चर रिमूवल जो है वो होता है किसमें, फॉलिंग रेट पीरियड में, कांस्टेंट रेट पीरियड में नहीं। और किसी भी तरीके का मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ड्राइंग इंप्लाइज मॉइस्चर रिमूवल, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है मॉइस्चर तो रिमूव हो रहा है ना, क्योंकि ड्राइंग प्रोसेस है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मिक्सर ऑफ फॉर सेमी सॉलिड मासेस लाइक ऑइंटमेंट इज। मोस्ट सुटेबल मिक्सर,
सबसे सुटेबल मिक्सर बताना है किसके लिए, सेमी सॉलिड्स मासेस के लिए, जैसे कि हमारे ऑइंटमेंट्स है उनके लिए सबसे सुटेबल मिक्सर कौन सा होगा, प्लेनेटरी मिक्सर, प्रोपेलर मिक्सर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर या फिर डबल कोन ब्लेंडर। और आंसर हो जाएगा इसका सिग्मा ब्लेड मिक्सर। अगर सेमी सॉलिड्स को मिक्स करना है जैसे कि ऑइंटमेंट बना रहे हैं उस टाइम सबसे मोस्ट सुटेबल मिक्सर होगा हमारा सिग्मा ब्लेड मिक्सर। तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर जिसको हम जेड ब्लेड मिक्सर भी बोलते हैं, ये बने होते हैं, ठीक है, नीड के लिए, मिक्सिंग के लिए और फोल्ड करने के लिए, ताकि जो विस्कोसिटी है सेमी सॉलिड की वो आपस में मिक्स हो सके, प्रोवाइड कर सके एक यूनिफॉर्म टेक्सचर ऑइंटमेंट का या फिर जो पेस्ट बन रहा है। प्लेनेटरी मिक्सचर इसका आंसर सही नहीं होगा, मिक्सर इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये अच्छे हैं छोटे बैचेस के लिए, विस्कस लिक्विड्स के लिए, लेकिन अगर बहुत हैवी मटेरियल है, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है मटेरियल के अंदर, तो उसको मिक्स अच्छे से नहीं कर पाएगा, नीड नहीं कर पाएगा, नीड मतलब ऐसे गूंदना, ठीक है, उसको अच्छे से यूनिफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो स्मॉल बैचेस के लिए ओके, बट लार्ज बैचेस के लिए इज नॉट ओके। प्रोपेलर मिक्सर इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये यूज़ किए जाते हैं लो विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए, जिनकी विस्कोसिटी कम है, जहाँ पर एक्सियल फ्लो ज़रूरी है कि ठीक है बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं है मटेरियल की, कम विस्कोसिटी है, तो उसको मिक्स करने के लिए। और डबल कोन ब्लेंडर कहाँ के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ किए जाते हैं ड्राई पाउडर्स टम्बलिंग के लिए, सेमी सॉलिड्स के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग अकर्स बाय। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग में ड्राइंग होती है, अभी बताया मैंने एक्सप्लेनेशन में, हीट कंडक्शन थ्रू मेटल वॉल्स, रेडिएशन फ्रॉम हीटिंग कॉइल्स, हॉट एयर फ्लूइडाइजिंग एंड ड्राइंग पार्टिकल्स या फिर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग में ड्राइंग होती है हॉट एयर फ्लूइडाइजिंग एंड ड्राइंग पार्टिकल्स। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से हीट के साथ जो हीट है वो अपवर्ड मूवमेंट में चलती है, इस तरीके से हीट आती है थ्रू बेड पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उन पे क्या होती है, उन पे हीट ऊपर की तरफ मूव करती है, सस्पेंडिंग दैम फ्लूइडाइजेशन, और वो सस्पेंड करते हैं, गोल गोल घूमकर फ्लूइडाइज्ड होते हैं। सो कन्वेक्टिव हीट एंड मास ट्रांसफर ड्राई द मटेरियल रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली। इसकी वजह से क्या होगा, जो कन्वेक्टिव हीट है, जितनी हीट ज़रूरी है, जितना मास ट्रांसफ़र ज़रूरी है ड्राई मटेरियल के लिए, उतना ही मटेरियल ड्राई होगा, ये बहुत फास्ट होगा और यूनिफॉर्मली होगा। हीट कंडक्शन थ्रू वॉल्स, इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, माइनर मैकेनिज्म है। प्राइमरी ड्राइंग इज कन्वेक्टिव फ्रॉम द फ्लूइडाइजिंग एयर। रेडिएशन, यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि रेडिएशन इज नॉट द मेन ड्राइंग मैकेनिज्म इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स। और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन भी इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ ड्राइंग मैकेनिज्म। यहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, ड्राइंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन अकर्स बेस्ड ऑन। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेपरेशन होता है वो किसके बेस पे होता है, डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे, डिफ्यूजन रेट के बेस पे, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के बेस पे या फिर मॉलिक्यूलर वेट पे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कभी भी अगर होता है तो सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी डिफरेंसेस। तो मतलब आप भाई कोई सॉल्यूशन है वो आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो तो वो अलग अलग लेयर में, या फिर ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, है ना, अगर कोई मास्टर्स कर रहा है यहाँ पर तो उसको पता होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन अगर करते हैं ब्लड का भी, अगर उसमें से प्लाज्मा निकाला जा रहा है, आरबीसीज निकाली जा रही है, डब्ल्यूबीसीज निकाली जा रही है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। हर किसी ब्लड सैंपल की क्या होगा, प्लाज्मा की सेडिमेंटेशन अलग होगा, है ना, डेंसिटी अलग होगी, उसी के बेस पे क्या होगा, ब्लड को आप प्लाज्मा अलग करेंगे, आरबीसीज अलग करेंगे, डब्ल्यूबीसीज अलग करेंगे। ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सेलरेट करता है सेडिमेंटेशन को, कि कौन है जितनी जल्दी वो सेडिमेंट हो जाएगा। तो पार्टिकल्स विद ग्रेटर डेंसिटी मूव आउटवर्ड फास्टर। तो जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी से जल्दी आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ मूव करेंगे अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दौरान। इनेबलिंग सेपरेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को सेपरेट करते हैं
लिक्विड को सेपरेट करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को सेपरेट करते हैं। ओके, सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस का आंसर सही नहीं होगा क्योंकि दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एक्सट्रैक्शन, वो यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान, फिल्ट्रेशन में, ना कि सेंट्रीफ्यूगेशन में। डिफ्यूजन रेट यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि डिफ्यूजन रेट इज अ स्लो मॉलिक्यूलर प्रोसेस, प्राइमरी मैकेनिज्म नहीं है सेंट्रीफ्यूगेशन का। मॉलिक्यूलर वेट इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि अलोन डज नॉट डिटरमाइन सेंट्रीफ्यूगल बिहेवियर, मॉलिक्यूलर वेट में अकेले सेंट्रीफ्यूगेशन से नहीं होगा, मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू डेंसिटी और साइज मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन अ डबल कोन ब्लेंडर इज। अब बताना है कि मेन मैकेनिज्म क्या है डबल कोन ब्लेंडर में, जो मिक्सिंग हो रही है उसका मेन मैकेनिज्म क्या है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग है, शेयर मिक्सिंग है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग है, या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। तो आंसर हो जाएगा इसका कन्वेक्टिव मिक्सिंग। देखो डबल कोन कोन ब्लेंडर क्या है, एक ब्लेंडर है जिसमें क्या हो रहा है, पाउडर मिक्सिंग इक्विपमेंट, इसमें पाउडर्स को आपस में मिक्स किया जा रहा है और उनको ब्लेंड करते हैं फॉर द ड्राइंग सॉलिड, ताकि वो पाउडर फॉर्म में तो रहे लेकिन वो ड्राई फॉर्म में रहे। मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, देखो द ब्लेंडर रोटेट्स, तो ब्लेंडर्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और बल्क मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, पाउडर्स के लिए। ठीक है, पाउडर इकट्ठे होते हैं और वो ब्लेंड होते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोन टू द अदर, एक कोन से दूसरे कोन की तरफ। अब क्या होगा, दिस कन्वेक्टिव मिक्सिंग डोमिनेट्स। अब क्या होगा, बल्क मिक्सिंग होगी जिसमें लार्ज पोर्शन है जो पाउडर्स के वो डिस्प्लेस्ड होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे। अब समझ लो कि भाई छोटे बड़े पार्टिकल्स हैं आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। अब बहुत ज़्यादा जेंटल मिक्सिंग अवॉइड की जाएगी, पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, मेकिंग इट आइडियल फॉर यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग। और जब वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, एक जैसे पार्टिकल साइज में टूट जाएंगे, तो वो आपस में ब्लेंड कर पाएंगे और फ्रेजाइल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पाउडर की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। शेयर मिक्सिंग इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि इन्वॉल्व होता है लेयर्स ऑफ मटेरियल स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, क्योंकि शेयर मिक्सिंग में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर एक वैसे स्लाइड्स की तरह मिक्स होते हैं हाई शेयर फोर्स के दौरान। डिफ्यूजिंग मिक्सिंग इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये होता है सेकेंडरी टाइप है। ठीक है, रेंडम पार्टिकल मूवमेंट एट द माइक्रोन लेवल, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, माइक्रो लेवल का हो रहा है, तो एक सेकेंडरी प्रोसेस है। टर्बुलेंट फ्लो इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि जो टर्बुलेंट फ्लो है वो एक फ्लूइड डायनेमिक फिनोमिनन है जहां पर रेनॉल्ड्स नंबर इन लिक्विड, हाई रेनॉल्ड्स नंबर इन लिक्विड प्रेशर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ स्प्रे ड्राइंग ओवर अदर ड्राइंग मेथड इज। मेन एडवांटेज किसका, स्प्रे ड्राइंग का ओवर ड्राइंग मेथड, स्प्रे ड्राइंग का एडवांटेज बताना है अदर ड्राइंग मेथड से। कैन हैंडल ओनली सॉलिड्स, की जो स्प्रे ड्राइंग है वो सिर्फ सॉलिड्स को हैंडल करता है। प्रोड्यूसेस कोर्स क्रिस्टल्स, या फिर कोर्स क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म फाइन ड्राई पाउडर रिपीडली, या फिर रिक्वायर्स वैक्यूम। तो मेन एडवांटेज बताना है स्प्रे ड्राइंग का अदर ड्राइंग मेथड से, तो आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म फाइन ड्राई पाउडर रिपीडली। भाई स्प्रे ड्राइंग में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज बन रहे हैं और जो पाउडर बन रहे हैं एकदम फाइन ड्राई पाउडर बन रहे हैं वो भी फटाफट। तो स्प्रे ड्राइंग एटोमाइजेस लिक्विड फीड इनटू अ हॉट एयर स्टीम, तो लिक्विड को हॉट एयर स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। ड्रॉपलेट्स ड्राई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको एकदम से ड्राई कर दिया जा रहा है। यील्ड जो आ रही है वो एकदम फाइन आती है, यूनिफॉर्म आती है, एकदम स्फेरिकल पाउडर शेप के आते हैं विद कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज हैं वो भी कंट्रोल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेश साइज का पार्टिकल आ जाता है, वो कंट्रोल जितना हम चाह रहे हैं उतना। एंड एक्सीलेंट यूनिफॉर्मिटी, वाइडली यूज किया जाता है, जैसे पहले ही बताया था हीट सेंसिटिव फॉर्मुलेशंस के लिए, एंजाइम्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, इस टाइप की वैक्सीन्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए। स्प्रे ड्राइंग हैंडल्स लिक्विड फीड्स जैसे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, नॉट फॉर द सॉलिड्स।
और दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूसेस कोर्स क्रिस्टल्स, जो कोर्स क्रिस्टल्स हैं जनरली प्रोड्यूस करते हैं फाइन एमॉर्फस पार्टिकल्स रेदर देन कोर्स क्रिस्टल्स। और नेक्स्ट ऑप्शन था रिक्वायर्स वैक्यूम, तो स्प्रे ड्राइंग यूजुअली ऑपरेट्स क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हॉट एयर, नॉट वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिल्ट्रेशन द मेन रेजिस्टेंस टू फ्लो आफ्टर सम टाइम कम्स फ्रॉम। फिल्ट्रेशन में जो मेन रेजिस्टेंस है, द मेन रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो मेन रेजिस्टेंस है वो फ्लो हो गया है, आफ्टर सम टाइम्स कम फ्रॉम, कुछ टाइम बाद वो बाहर आ रहा है। फिल्टर मीडियम क्या आ रहा है, सिर्फ फिल्टर मीडियम आ रहा है, विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट ओनली आ रहा है, सरफेस टेंशन आ रहा है, या फिर फिल्टर केक फॉर्मेशन हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका फिल्टर केक फॉर्मेशन। एज सॉलिड्स एक्युमुलेट ऑन द फिल्टर मीडियम, जब फिल्टर मीडियम एज सॉलिड एक्युमुलेट, जब सॉलिड क्या हो जाता है, एक्युमुलेट करता है कहाँ पर, फिल्टर मीडियम पे। जो भी फिल्टर मीडियम है जिससे भी आप फिल्टर कर रहे हो उसके ऊपर जब सॉलिड जम जाता है तो एक केक का फॉर्मेशन होता है, जो कि बिकम द डोमिनेंट रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो कि फ्लो को रुकावट दे सकता है, और इसको क्या बोलते हैं, केक बोलते हैं। केक पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी गवर्न्स द लेटर फिल्ट्रेशन रेट। ये देखा जाता है कि केक में कितने पोर्स हैं, कितना वो लिक्विड को परमिएबल कर सकता है, लिक्विड को ऐसे ट्रांसफर कर सकता है, जिसमें भी हम छान रहे हैं उसमें कितना वो जा रहा है। ये डिपेंड करता है केक की पोरोसिटी पे और उसकी परमिएबिलिटी पे कि कितना फिल्ट्रेशन रेट होगा। पोर्स कम होंगे तो वो रुक जाएगा, पास नहीं हो पाएगा, है ना। डिटरमाइन क्लीनिंग और बैक वॉश नीड, और हमेशा ये जब भी ऐसा केक का फॉर्मेशन होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और उसको धोना बहुत ज़रूरी है, कि हर बार आपको धोना पड़ेगा। फिल्टर मीडियम इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट करता है, बट कुछ टाइम बाद केक भी यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। फिल्ट्रेट विस्कोसिटी अफेक्ट्स रेट बट इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन फ्लूइड। फिल्ट्रेट विस्कोसिटी भी इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि अफेक्ट करता है फिल्ट्रेशन रेट को, लेकिन बट वो कांस्टेंट होगा कुछ जो फ्लूइड दिए गए हैं उसके लिए। सरफेस टेंशन भी इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन इन्फ्लुएंस करता है किसके लिए, वेटिंग एंड इनिशियल केक फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर इसलिए आंसर क्या हमारा सही है, फिल्टर केक फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीविंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। जो सीविंग मेथड है वो क्या डिटरमाइन के लिए, क्या पता करने के लिए यूज किया जाता है, फ्लो प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पोरोसिटी ऑफ पाउडर, या फिर मॉइस्चर कंटेंट। तो सीव मेथड इज यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। आटा छन्नी होती है ना, छानते हैं ना उसको, तो सीव होती है वो, पार्ट इस तरीके की सीव होती है, लेकिन उसको भी सीव ही बोलते हैं। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जिसको हम सीव मेथड बोलते हैं, जो कि पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। बोलते हैं ना कि 72 नंबर की सीव है, 32 नंबर की सीव है, कौन से नंबर की सीव है, ठीक है। सीविंग सेग्रीगेट्स अ सैंपल अक्रॉस अ स्टैक ऑफ कैलिब्रेटेड मैश। तो सीव क्या होती है, सीव एक छन्नी जैसा होता है जिसमें छोटे छोटे मैश होते हैं, जालियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल है वो छनता चला जाता है और सीव की यील्ड मिलती है कि कितना पार्टिकल साइज उस सीव से पास हुआ है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्टिकल साइज का, और ये कंट्रोल करता है डिसोल्यूशन, ब्लेंडिंग और फ्लो ऑफ द पार्टिकल साइज या पाउडर। फ्लो प्रॉपर्टीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्टिकल साइज, तो इसका आंसर फ्लो प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। पोरोसिटी भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि पोरोसिटी एक बल्क है, पार्टिकल प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जाता है टैप्ड डेंसिटी से या फिर मर्क्यूरी पोरोसीमेट्री से। मॉइस्चर कंटेंट भी इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ये मेजर किया जाता है लॉस ऑफ ड्राइंग और कार्ल्स फिशर टाइट्रेशन से, इसीलिए आंसर यहाँ पर होगा सी मेथड, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोजन टेस्टिंग, जिसको हम क्लासिकल टेस्टिंग बोलते हैं, इज परफॉर्म्ड बाय। पायरोजन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय रैबिट पायरोजन टेस्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यूवी एब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर, या फिर टैपिंग डेंसिटी मेजरमेंट। तो पायरोजन टेस्टिंग होती है बाय रैबिट पायरोजन
टेस्टिंग से। तो रैबिट पायरोजन टेस्टिंग है क्या? एक हिस्टोरिकल मेथड है कि किसी के अंदर मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर पायरोजन है या नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं है, उसके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, ये पता करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके लिए रैबिट को यूज़ किया जाता है। अगर रैबिट में फीवर हो गया तो समझ जाओ कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हमारे पास ड्रग है, वो खराब है। अगर फीवर नहीं हुआ तो वो बैक्टीरियल फ्री है, टॉक्सिन्स फ्री है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन है उस टेस्ट को स्टेराइल किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनसली। किसमें? रैबिट में, एक हेल्दी रैबिट में, बीमार नहीं होना चाहिए वो। और उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पायरोजन उस सॉल्यूशन में है, अदरवाइज वो ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है हर 3 घंटे बाद। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दैट मीन्स की प्रेजेंस ऑफ पायरोजन इन द सॉल्यूशन। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड की। यूवी एब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर भी इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कंटेंट को मेजर किया जाता है 260 नैनोमीटर पे। और टैपिंग डेंसिटी मेजरमेंट, इसका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी और बल्क फ्लो प्रॉपर्टी को देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज्ड इन मल्टी डोज पेरेंटल नॉट इन ऑल इज। जो प्रिजर्वेटिव हैं उनको कॉमनली यूज किया जाता है मल्टी डोज पेरेंटल्स के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ के लिए। तो कौन सा प्रिजर्वेटिव? बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल, जिनको हम सेलेक्टिव प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड ओनली, इथेनॉल ऑलवेज 50% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट। और आंसर हो जाएगा इसका बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल, जिसको सेलेक्टिव प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। तो प्रिजर्वेटिव्स का काम क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स का काम है किसी भी तरीके से किसी भी ड्रग के अंदर कोई भी कंटामिनेशन को रोकना, चाहे वो माइक्रोबियल ग्रोथ हो, चाहे मॉइस्चर हो, चाहे हीट हो, किसी भी तरीके से उसको रोकना, बचाना, ताकि वो डैमेज होने से बच सके। अब बेंजाइल अल्कोहल यूज किया जाता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम और ज्यादातर इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे लिडोकेन, हिपैरिन आपने सुना होगा। फिनॉल्स यूज किया जाते हैं कितना? 0.5% वेट बाय वॉल्यूम। और इंसुलिन, वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल्स कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड ओनली, इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड को तब यूज किया जाता है आइसोटोनिसिटी हमें एडजस्ट करनी होती है, एज अ प्रिजर्वेटिव नहीं। इथेनॉल ऑलवेज एट 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी गलत होगा क्योंकि ये जो इथेनॉल है 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैन हैव एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट हो सकते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन में, लेकिन 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल इज नॉट सुटेबल फॉर द पेरेंटल यूज। पेरेंटल यूज के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू पेन, टिश्यू इरिटेशन, हीमोलाइसिस एंड टॉक्सिसिटी जैसी कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मैग्नीशियम स्टीरेट हमने बहुत बार पढ़ लिया कि लुब्रिकेंट टैबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। एन एडवांटेज ऑफ, भाई नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एडवांटेज क्या है? पोटेंशियल फॉर improved solubility, targeted delivery and altered pharmacokinetic है। guaranteed elimination of side effect always, immediate taste making for all drug orally without coating, या फिर no need for regulatory approval। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी समझिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। आंसर हो जाएगा ए, पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड सॉल्युबिलिटी। भाई नैनो पार्टिकल्स का नैनो साइज कर दिया है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टारगेटेड डिलीवरी बढ़ जाएगी, जहां पर हम टारगेट करना चाह रहे हैं वहीं पर ड्रग डिलीवर होगी, और ये फार्माकोकाइनेटिक को भी ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। तो नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे कि लाइपोसोम्स हैं, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स है, डेंड्रीमर्स हैं, ये सब क्या है? ये ड्रग की जो थेरापेटिक है उसको इम्प्रूव करता है सॉलिबिलिटी को, टारगेट डिलीवरी को, और फार्माकोकाइनेटिक ऑल्टर करता है। क्या मतलब है इस बात का? तो ये कंट्रोल और सस्टेन रिलीज को बढ़ा देता है, प्रोलॉन्ग करता है हाफ लाइफ को, और रिड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म को जो हमें अचीव करना है। गारंटेड एलिमिनेशन ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑलवेज, ये आंसर गलत होगा क्योंकि नैनो पार्टिकल्स हमेशा ही साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर देंगे, ये ऐसा नहीं है, ये टारगेट डिलीवरी को अफेक्ट करते हैं।
इमीडिएट टेस्ट मेकिंग फॉर ऑल ड्रग्स ओरली विदाउट कोटिंग, यहाँ पर ये आंसर भी गलत होगा क्योंकि नैनो पार्टिकल्स टेस्ट मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं कुछ ड्रग्स के लिए, सभी ड्रग्स के लिए नहीं। नो नीड फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमारी FDA के थ्रू और EMA के थ्रू ड्रग का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक टेलीग्राम इंस्टा ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।